तो अभी के ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे किम क्लिनिक्स एंड सलॉन्स एक साथ हो रहे हैं ताकि एक ही स्टॉप सोल्यूशन हो फॉर अ कंज्यूमर। बहुत सारे ब्रांड ने जो मैजिक फॉर्मूला था वो अपनाया एंड वो मल्टीप्लाई होते गया। हमारा ना बोटॉक्स ट्रीटमेंट आता, ना केराटिन ट्रीटमेंट आता, ना हाइलाइट्स आते। तो अलग अलग चीजें आती रहती है इस इंडस्ट्री में एंड अलग अलग चीजें हम भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। बहुत सारे सलॉन्स में अगर आप अब ये देखोगे, आईलैश एक्सटेंशन हो रहे हैं, नेल आर्ट हो रहे हैं, माइक्रो ब्लीडिंग हो रहा है, आईब्रो टिंटिंग हो रहा है। तो ये सारी नई नई चीजें इस इंडस्ट्री में आती रहती है जिसका हमें ट्रैक्शन मिलता रहता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर है जो हमको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारा गैप किधर है, कौन से पैरामीटर पे हमारी गलती हुई है, कौन सा पैरामीटर हम सुधारेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये ब्लेंड होता है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम सैलून एंड कॉस्मेटोलॉजी बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग है। आप हर जगह आपको टीयर 2 सिटी में हो, टीयर 1 सिटी में हो, टीयर 3 सिटी में हो, हर जगह पे आज आप नए नए कॉस्मेटोलॉजी बिजनेस दिखेंगे। 97,000 करोड़ का इसका कॉस्मेटोलॉजी का इंडस्ट्री है। हम अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का बात करें तो अगर लैक्मे है, शुगर कॉस्मेटिक्स है, ये सारा का मार्केट बहुत बढ़ चुका है। ये सारे प्रोडक्ट्स का जो नेटवर्थ है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो काफी बढ़ चुका। ये जो पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री है ये काफी फ्लरिश हो रहा है एंड इसमें हमने खुद ने इसमें एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए एंड इसमें हमने एंट्री करना चाहिए। सो इट दिस वेबिनार इज फॉर एवरीवन जिसको इस इंडस्ट्री में आना है। ये वेबिनार उनके लिए भी है कि जो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं। सो आज हमें आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी ऑनर्ड टू वेलकम आवर मेंटोर टुडे, जो डॉक्टर विजय सालुंके, जो एक बिजनेस कंसल्टेंट है ब्यूटी एंड वेलनेस सेगमेंट में। उनको 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। शी ब्रिंग्स यूनिक ब्लेंड इन क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन इन सैलून इंडस्ट्री। उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है कॉस्मेटोलॉजी में। उनको कोई एडवांस ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का नॉलेज है, डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजी का नॉलेज है, कि जिससे एक हाई वैल्यू पर्सनलाइज केयर, ये सारी चीजें आप सर्विसेज ऐड कर सकते हो आपके सैलून में। उन्होंने काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, जैसे कि वीएलसीसी, जावेद हबीब, जूस, एनवी, जीन क्लॉड, निक्स, द स्किन डॉक्टर्स, हाउस ऑफ क्योर, फिटर्निटी सैलॉन्स। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है। कुछ सैलॉन, एनवी जो एक सैलॉन है उसका 30 ब्रांचेस में कन्वर्जन हो चुका है। जूस एक सैलॉन है जिसका 40 से ज्यादा ब्रांचेस बढ़ चुकी है। जो उसके पीछे जो पर्सन है, जो इसके बिहाइंड, वो है डॉक्टर विजय सालोके मैम। Thank you so much, Sriram ji, for such a wonderful introduction. And I am really proud to be a part of this industry. अभी almost 15 साल हो गए, तो अभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरे खून में ब्यूटी है in terms of the industry and knowledge. Because ये इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत पैशन से ऊपर आ रही है। एंड जो भी इंडिविजुअल, हेयर ड्रेसर होने दो, ब्यूटिशियन होने दो, सलोन मैनेजर्स होने दो या कंपनी के डायरेक्टर्स होने दो, ये इंडस्ट्री वो एक यूनिक ब्लेंड है पैशन और आर्ट का। और ये इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आई विल स्टार्ट विथ एक प्रेजेंटेशन जो मैंने चालू किया है, जिसमें मैं इंडस्ट्री के थोड़े फैक्ट्स, फैक्चुअल, इंडस्ट्री में बेसिक क्या प्रॉब्लम है। मैं अज्यूम कर रही हूँ ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जिनके सलॉन्स होंगे या जिनके जो सलॉन में काम कर रहे होंगे, एंड 200% सबने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। बट ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच से, उसका मैं एक ब्रीफिंग इस प्रेजेंटेशन में करने वाली हूँ। एंड उसके साथ आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। सो सबसे पहले हमारा जो कोर्स होने वाला है वो बाइफिकेशन होने वाला है कि सैलून एंड कॉस्मेटोलॉजी बिजनेस हम मैनेज कैसे करें। तो इस कोर्स में हम दो पैरामीटर्स पे डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट पैरामीटर, ये इंडस्ट्री में चालू कैसे करना है काम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज, इस कोर्स में वो भी डिटेल्स मिलेंगे इस वेबिनार में, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है तो वो हम पैरामीटर, हमारा बिजनेस सलोन का हो या कॉस्मेटोलॉजी का हो, वो कैसे बढ़ाए, कौन से पैरामीटर से बढ़ाए, तो वो सारा हम डिटेल्स इसमें वेबिनार में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री के की फैक्ट्स क्या है, जो एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। जैसे मिस्टर श्रीराम जी ने बताया
कि ये इंडस्ट्री इस साल अप्रोक्सीमेटली 96,000 करोड़ की है, बट इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है दैट इज ऑलमोस्ट 190 100 करोड़, एंड ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है एज पर हमारा बिजनेस ट्रेंड्स रिपोर्ट बाय 10 साल में। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये इंडस्ट्री का ग्रोथ पैरामीटर कितना हो रहा है। अच्छा ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, बट क्यों ग्रो हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंज्यूमर अवेयरनेस। मैं खुद ये बोलती हूँ कि ब्यूटी इज नीड ऑफ क्लास एंड मास दोनों। आप देखोगे कि ब्रांडेड सलॉन्स भी है एंड नॉर्मल ब्यूटी पार्लर्स भी है। अभी ये दोनों इसके लिए है बिकॉज डिमांड है। आई डोंट थिंक सो दुनिया में एक इंसान ऐसा रहेगा जो बोलेगा मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो सब तरह की जगह पे प्रेजेंट है। सिर्फ फैक्ट ये रहता है कि आप आपका कैचमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो इसके लिए कंज्यूमर में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हायर डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या हो जाता है? एक नॉर्मल फैमिली जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं, अभी ये टाइम आ गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं हाउस होल्ड इनकम के लिए, हाउस होल्ड चीजों के लिए। तो उनका इनकम बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, और ये जियोग्राफिक एग्जांपल देती हूँ एक शहर का, मुंबई। मुंबई में जो ठाणे करके एक जगह है, आप खुद देखो कि बहुत सारा पॉपुलेशन जो कपल्स है, इंडिविजुअल कपल जो न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाह रहे हैं, वो थाने की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों? फर्स्ट थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। सेकेंड थिंग, उनको जो लाइफस्टाइल चाहिए वो उस एरिया में मिल रही है। तो आप रियल एस्टेट की भी प्राइस रखोगे तो उस एरिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से कंज्यूमेबल्स का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड इज एक्सपांशन ऑफ सैलून चेन। आप आप आपके कोई भी शहर में देख लो, अगर वो सैलून बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हाइजीन मेंटेन कर रहा है, कस्टमर सर्विस मेंटेन कर रहा है, उस सैलून के आप ब्रांचेस देखोगे ही जो बढ़ती गई होगी आपके एरिया में। तो नॉट नेसेसरी वो ब्रांडेड सैलून हो, वो अगर एक कोई नॉन ब्रांडेड सैलून हो, फिर भी आप उसको देखोगे कि 2 चेन है, 3 चेन है। वो इसके लिए बढ़ रही है बिकॉज एक कैपेसिटी के बाद सैलून उतने कस्टमर्स ले ही नहीं पाता है। हर एक सैलून की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो इसके लिए सैलून नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इट इज और डायरेक्ट रिलेशन कि हमारा कंज्यूमर बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है अच्छे सैलून का। ये मेजर रीजन है हमारी इंडस्ट्री बढ़ने के कारण। अभी हम देखेंगे कि हाल फिलहाल इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है। 70% फीमेल है, 30% मेल है। 10 साल पहले ये 10% था। द मेल रेशियो बहुत कम था, सिर्फ 10% था। बट अभी मेल कंज्यूमर अवेयरनेस सैलून इंडस्ट्री के लिए बढ़ते जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। गॉन आर द डेज की सिर्फ मेट्रो में ही चीजें होती थी। जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन और एक्सपांशन था, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, गॉन आर दोज डेज। अभी हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, उसमें जो अवेयरनेस बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए इन टर्म्स ऑफ नीड्स। फर्स्ट थिंग इज इन टर्म्स ऑफ नीड। सेकेंड थिंग जो उनके साथ हो रहा है कि जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो एक अनटैप्ड मार्केट है फॉर सैलून सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को अच्छी सैलून सर्विसेज चाहिए जो अवेलेबल नहीं है कोई कोई जगह पे। इसीलिए ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई एक ब्रांड एक नए शहर में जाता है विच इज अनएक्सपोज, तो वहां पे डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम एग्जाम्पल ले ले, अगर महाराष्ट्र जैसे शहर की, हम देखेंगे कि नासिक में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सारे सैलून होंगे। आई गेस नासिक में अभी 100 से ज्यादा सैलून है। आप छोटे और बड़े दोनों गिन लो। तो इट इज जस्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे। द सेकेंड थिंग इज नीश सर्विस। एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्यूटी इंडस्ट्री में, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब चेंज ही इंडस्ट्री का कांस्टेंट है। एक जमाना था, अगर हम अभी हमारे पुराने बॉलीवुड मूवीज भी अगर देखने लग जाए, और अगर आप ध्यान से कोई एक पुरानी मूवी कोई भी एक्ट्रेस की देख लोगे, तो आप देखोगे कि द वे उनका बाल रहते थे और जो वे अभी वही उन्हीं एक्ट्रेस का बाल रहेगा, तो बहुत आपको चेंज दिखेगा। वो चेंज इसके लिए हुआ है क्योंकि तभी दैट वाज द ब्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रीन पे अपेयर करने के लिए। लेकिन अभी ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत बदल गए हैं। सो चेंज ही इस इंडस्ट्री का कांस्टेंट है।
एक चेंज इनका बेटरमेंट के लिए एडवांस में ही होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आज मेरे 1 2 3 4 5 6 ट्रीटमेंट लाइन है, सलोन के सर्विसेज है, यही सलोन के सर्विसेज चलते जाएंगे। अगर हम वैसे ही उसी इसमें बैठे होते तो हमारा ना बोटॉक्स ट्रीटमेंट आता, ना केराटिन ट्रीटमेंट आता, ना हाइलाइट्स आते। तो अलग अलग चीजें आती रहती है इस इंडस्ट्री में, एंड अलग अलग चीजें हम भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। बहुत सारे सलॉन्स में अगर आप अब ये देखोगे, आईलैश एक्सटेंशन हो रहे हैं, नेल आर्ट हो रहे हैं, माइक्रोब्लेडिंग हो रहा है, आईब्रो टिंटिंग हो रहा है। तो ये सारी नई नई चीजें इस इंडस्ट्री में आती रहती है जिसका हमें ट्रैक्शन मिलता रहता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम हिसाब किताब तो सिर्फ बुक में नहीं रख सकते, तो उससे हम डेटा एनालाइज नहीं कर पाते। अगर मैं कोई रैंडम सैलून ओनर को पूछ भी लूं कि फिलहाल मुझे बताओ आपका 3 महीने का ड्रॉप आउट रेशो क्या है, 3 महीने का बुक तो वो खोल के बैठेंगे नहीं कि इन टर्म्स ऑफ चलो मैं मैन्युअली काउंट करता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर है जो हमको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारा गैप किधर है, कौन से पैरामीटर पे हमारी गलती हुई है, कौन सा पैरामीटर हम सुधारेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये ब्लेंड होता है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, जो हमारे सलोन में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो फोर्थ थिंग है, वेलनेस इंटीग्रेशन। आप गूगल करके देख लीजिए, ग्लोबली ग्लोबली मेड स्पा करके एक नया कॉन्सेप्ट हुआ है। मेड स्पा करके वो कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन, एक बार क्लाइंट अंदर आ गया, हेड टू टो उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो अभी के ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्लिनिक्स, स्किन क्लिनिक्स एंड सलॉन्स एक साथ हो रहे हैं, ताकि एक ही स्टॉप सोल्यूशन हो फॉर अ कंज्यूमर टू गेट करेक्शंस, ब्यूटी एंड वेलनेस। तो इसके लिए जैसे वीएलसीसी इनिशियली आया था, बट वो वीएलसीसी पे रुका नहीं, बहुत सारे ब्रांड ने जो मैजिक फॉर्मूला था वो अपनाया एंड वो मल्टीप्लाई होते गया। सो इट इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। इट इज वेरी क्लियर कि आप वो रेस के घोड़े हो क्या, जो आपको पता चल जाता है कि अभी क्या चेंज करना है, वो अडेप्ट करते हो एंड मूव होता है। तो ये सारी बहुत हाईलाइटिंग 4 पैरामीटर्स है जो हमारे सलॉन इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज करके है फॉर नेक्स्ट 10 years, जिन पे हम वाउच कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस प्रोजेक्शन इतना ऊपर हो सकता है। नाउ आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबका, अभी तक मेरा भी है, हम सबका इज टैलेंट अट्रिशन। बहुत सारे लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसे है जहां पे अट्रिशन 30 to 40% है। अभी ये अट्रिशन बहुत सारे पैरामीटर्स की वजह से होता है। वन थिंग इज स्टाफ छोड़ के चला गया बिकॉज उसको किधर और बहुत अच्छी ऑफर मिल गई, या स्टाफ छोड़ के चला गया बिकॉज उसको खुद का सैलून खोलना था। ये दो मेजर रीजन होते हैं। बिकॉज एक बार जिसने हेयर कट सीख लिया है, ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टाफ जो सर्विस करने वाले हैं, दे इवेंचुअली एंड वुड वांट टू डू जो वो अभी कर रहे हैं, बट फिर भी वो छोड़ के जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। हम सब ने 2 साल पहले मेजर वर्ल्ड क्राइसिस फेस किया है, कोरोना जैसे, कोविड जैसा इतना भयंकर वायरस का हमें स्कोप आया था, जिसकी वजह से हमारा इतना बिजनेस हुआ। फिर भी ये इंडस्ट्री सस्टेन हुई है। तो कुछ तो है जो ये इंडस्ट्री ने ठीक से किया। जबकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा कांटेक्ट था क्लाइंट का और जो भी सर्विस ऑफर कर रहा है। एवरी 1 or 2 किलोमीटर में एक सैलून है हमारे, जो भी रेडियस में 1 या 2 किलोमीटर में, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, जो भी है, बट एक सैलून, ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, कुछ ना कुछ तो है ही। बट हम क्या अलग कर रहे हैं ताकि हम स्टैंड आउट हो, इज वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री। फोर्थ थिंग इज रेगुलेटरी कंप्लायंस। मैं खुद मानती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत लोग आसानी से इग्नोर कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंट कितना है अपना आपका सैलून टू ब्रिंग टू दैट लेवल। तो हम एक एक प्रॉब्लम बेसिक में डील करते हैं। फर्स्ट थिंग, टैलेंट एंड, जिस बंदे को या जो भी हेयर ड्रेसर है, जो भी आपका स्टाफ है, उनको पता चला, उनको अगर वो फीलिंग आ गई कि दे आर, द ओनर इज केयरिंग फॉर माई थिंग। अभी उनका केयरिंग मतलब ये नहीं कि उनकी तबीयत ठीक हुई तो उनको दवाई देने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, दैट इज योर रिलेशनशिप विद एन एम्प्लॉय। आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनको आप अपलिफ्ट कैसे कर रहे हो इस इंडस्ट्री में।
आप कितनी बार ट्रेनिंग्स कर रहे हो, कितनी बार री एजुकेशन कर रहे हो। कलर्स एवरी सीजन चेंज होते हैं, 3 महीने में एक बार कलर का ट्रेंड चेंज होता है। आप लॉरियल ले लो, शॉस्कॉफ ले लो, वेला ले लो, आपने आपको स्टाफ की कितनी बार ट्रेन किया है, कितनी बार उनको एजुकेट किया है, इस वन पैरामीटर। सेकेंड थिंग कि उनका एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आप कैसे कर रहे हो, ये सेकेंड पैरामीटर है। बट इसमें भी इन डिटेल हम हर एक एम्प्लॉय का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, वो हम कैसे अपनाए, कैसे करें। सेकेंड इज इकोनॉमिक टर्नडाउन हमने कैसे टैकल किया। अगर आप देखोगे, अचानक से आपने देखा कि अर्बन कंपनी बहुत ज्यादा बूम हो गया, क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट पे अपने घर में सैलून सर्विसेज मिल रही है। बट जो सैलून्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही अलग ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कर दी। बहुत सारे सैलून्स ने, जो क्लाइंट के प्रिफर्ड सैलून्स थे, उन्होंने सैलून सर्विसेज घर पे प्रोवाइड करना चालू कर दिया एट द सेम प्राइस पॉइंट व्हाट दे वर प्रोवाइडिंग, एंड हाइजीन मेंटेन करने लग गया। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो बहुत सारे सैलून्स ने उनका प्रोडक्ट बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ाया विद डूइंग होम डिलीवरी, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम इज रियली इंपॉर्टेंट एक कंज्यूमर को हमारे पास होल्ड करने के लिए। अभी वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि आप जितनी बार विजिट करोगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है। बट हर एक क्लाइंट के लिए एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लॉयल्टी प्रोग्राम हमें डिजाइन करने पड़ते हैं। तो वो एक मेजर थिंग है जो हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इंटेंस कंपटीशन, आंसर बहुत सिंपल है। आप आपका प्राइसिंग, डाइवर्सिफिकेशन, आपका टारगेटिंग क्या कर रहे हो। आपके बाजू में ब्रांडेड सैलून रहने दो, नॉन ब्रांडेड सैलून रहने दो, आप आपका आइडेंटिफाई करो कि आपके स्किल सेट्स क्या है, आप बाकी लोगों से क्या अलग हो, आपका टारगेट प्राइस पॉइंट क्या है, और आपका कैचमेंट, डेमोग्राफिक कैचमेंट, कौन से क्लाइंट को टारगेट कर रहे हो आप। ओल्डर ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, मेल को टारगेट कर रहे हो, फीमेल को टारगेट कर रहे हो, तो वो आपका अलग होना चाहिए। ये आपको कंपटीशन से अलग रखता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, आप मास्टर किस में हो, हेयर में हो, ब्यूटी में हो, नेल में हो, तो उस हिसाब से आपको टारगेट पॉइंट करना होता है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। आपका सैलून छोटा होने दो, बड़ा होने दो, जिस दिन किसी की नजर पड़ गई है कि आपने आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, उस इंसान को विश्वास हो जाता है। आप क्लास ले लो, मास ले लो, सबको पता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सैनिटाइजेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कितनी बार आप पहले दिखा रहे हो विजुअली कि कितना आप सैनिटाइज करके यूज कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट, सिंपल सिंपल चीजें लगती है बट वो बहुत इम्पैक्ट करती है। हेयर कट, जो हेयर ड्रॉप्स, जो कट हेयर होते हैं, वो डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है, बिकॉज सैलून ऐसी चीज जगह है जहाँ पे पूरे जगह पे बाल वगैरह होते हैं, बट उसका सैनिटाइजेशन आप कैसे करते हो वो आपको बहुत अलग डिफाइन करता है। एंड ऑपरेशंस आप कितने हिसाब से स्ट्रीमलाइन करते हो, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस में, आपके कंप्लायंस में आता है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये जो मेजर 4 पैरामीटर्स है जो आपको प्रॉब्लम है सैलून इंडस्ट्री के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड टिपिकली, जिस हिसाब से मैंने आपको सैलून के गाइडलाइंस बताए, जिस हिसाब से मैंने आपको बिजनेस के गाइडलाइंस बताए हैं, अगर मुझे एक डिसेंट सैलून सेटअप करना है जहाँ पे सारे सैनिटाइजेशन होते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मेरा सैलून एक कितने कॉस्ट तक जाता है। मैंने वो सैलून का कॉस्ट बाइफरकेट किया है वर्किंग कैपिटल, बिजनेस कॉस्ट एंड डिपॉजिट में। जो हमारा, मैं अगर मुझे 500 स्क्वायर फीट का सैलून सेटअप करना है, विच इज अ डिसेंट प्राइस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स, बेड रूम्स, फिर बैक वॉश, पेडिक्योर स्टेशन, 500 स्क्वायर फीट का, तो मेरा इंटीरियर, साइनेज, फर्नीचर एंड सैलून के इक्विपमेंट्स, ये सब मिला के 12.5 लाख का खर्चा एक प्रोजेक्टेड है। जो ये चीज है जो मैं कंपलसरी बोलती हूँ, लिखाई पिटाई पे नहीं चलता है ये बिजनेस। सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर एंड आपके आईटी एसेट्स, ये आपका 1 लाख का खर्चा होता है, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो आपका बिजनेस कॉस्ट है, आर्किटेक्ट की फी हो गया, इनिशियली जब हम सैलून लॉन्च करते हैं उसके लिए आई फील आपको पहले से ही एक बजट अलग से रखना पड़ता है, बिकॉज हम जब इनिशियली मार्केट में जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाता है कि हमारे पास वॉक इन आ जाते हैं इतने ज्यादा, हमको बिजनेस को मार्केट करना पड़ता है, तो उसका एक एक्सपेंस रख दिया है। ये जो है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ जो सैलून में आप प्रोडक्ट्स रिटेल करने वाले हो, मतलब जो बेचने वाले हो। सेकेंड थिंग, जो हमारे सैलून में प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं, दोनों मिला के 5 लाख।
ये मैंने वर्किंग कैपिटल के अंदर डाला है बिकॉज ये इन्वेंट्री होल्ड है, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कोई भी मिस कर देता है इज योर वर्किंग कैपिटल। आपका सैलून फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल नहीं होता है, कोई भी बिजनेस ले लो, 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं उनको ब्रेक इवन अचीव करने के लिए। सैलून में टिपिकली फिफ्थ मंथ आपका ब्रेक इवन क्रॉस हो जाता है। तो वो जो 3-4 महीने का वो जो लॉस डिफरेंस रहता है, वो हमने एक अमाउंट पार करके रखा है यहाँ पे। वो आप यूज मत करो, बिजनेस में अगर नहीं यूज हुआ तो रहने दीजिए, पर वो एक अमाउंट आपकी पार होनी चाहिए। तो जो इनिशियल आपका 6 मंथ रहता है वो स्मूथली जाता है। सो टिपिकली एक 20 से 22 लाख का आपका डिसेंट 500 स्क्वायर फीट का सैलून सेटअप हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सैलून तो बन दिया, लेकिन हम उसको मार्केट कैसे करें। अभी मैं जैसे बताऊंगी, मैंने 3 पैरामीटर्स पे सैलून मार्केटिंग डिवाइड किए हैं। वन इज ऑफलाइन, सेकंड इज ऑनलाइन। ऑफलाइन में ना ये सारे नाम आपने बहुत सुने होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल में ये होता है जानना कि आपको कितने कस्टमर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सैलून के लिए 1000 कस्टमर्स चाहिए, या चलो 500 चाहिए, 500 कस्टमर से आप बैकग्राउंड बैक ट्रैकिंग करना चालू कर दो कि 500 कस्टमर्स चाहिए तो कौन से चैनल से आपको कस्टमर्स आ सकते हैं, और वो चैनल का लीड टू अपॉइंटमेंट रेशियो क्या है, एंड उस हिसाब से फिर आप लीड्स जनरेट चालू कर दो। हम जनरली यही कर देते हैं, हम इंस्टाग्राम पे ऐड कर देते हैं, हम गूगल पे ऐड कर देते हैं कि हाँ मैंने इतना डाल दिया, 5,000 का बजट डाल दिया, मुझे कोई लीड नहीं आई। बट आपको पता है कि आपने 5,000 का बजट डाल दिया, कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशन, कितने लीड्स आ सकते हैं। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है, रिवर्स कैलकुलेशन इज ओनली द की टू गेट टू अ मार्केटिंग स्पेंड। बट व्हाट आर द चैनल्स? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैनल इज ऑफलाइन। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग से कस्टमर्स लाने के लिए। रेफरल, ऑफर डिस्प्ले, लॉयल्टी प्रोग्राम, टारगेटिंग, टेक्स्ट मार्केटिंग एंड सोसाइटी टाई अप। हर एक चीज कैसे करनी है इन डिटेल में, इन टर्म्स ऑफ रेफरल क्या होता है। अच्छा, मुझे तो पता है रेफरल मतलब कस्टमर से रेफरल मांगना, बट आप उसको इंसेंटिवाइज कैसे करोगे, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करोगे। लॉयल्टी प्रोग्राम्स में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टेक्स्ट स्पेंड विजिट्स के हिसाब से लॉयल्टी प्रोग्राम्स अलग डिफाइन होते हैं। व्हाट इज टारगेटेड टेक्स्ट मार्केटिंग, ये सारे प्रोग्राम्स हम डेवलप करते हैं, हम इन डिटेल हर एक प्रोग्राम का। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, रेफरल का कन्वर्जन रेशियो टिपिकली इंडस्ट्री में 50% होता है, वेर एज टारगेटिंग टेक्स्ट मार्केटिंग का रिस्पॉन्स रेट इज ओनली 10%। तो हमको हमारी डिवाइड करनी है कि तो मुझे कितने मैसेजेस भेजने हैं, तो मुझे कितने रेफरल्स जनरेट करने हैं ताकि मुझे उतने क्लाइंट्स आए। वो एक पूरा मार्केटिंग टूल एनालाइज एंड स्टडी होता है। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज गूगल। व्हाट इज एसईओ? कीवर्ड्स, गूगल एड्स एंड रिव्यूज। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि देर आर एक्सपर्ट्स, अगर हम खुद ये कर पाते तो ये हो जाता, बट इतना आसान भी नहीं होता। अगर गूगल इतना आसान होता तो अभी तक सब हम कर चुके होते। बट देर इज अ वे जहाँ पे एसईओ होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल थिंग, अगर मैं इस एरिया में हूँ, अगर मैं समझिए मैं जयपुर में हूँ, तो मैं अगर टाइप करूँ कि सैलून नियर मी, तो मेरा जो भी जियो टैगिंग के हिसाब से मुझे मेरा सैलून दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज गूगल मार्केटिंग। बट वो कैसे करें? रिव्यूज का क्या इंपॉर्टेंस, हम सबको बोलते हैं कि ठीक है रिव्यूज डालिए, रिव्यूज डालिए, बट रिव्यूज का लिंक एसईओ से होता है। बट वो कैसे होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से होता है, उसमें विजिटर का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, ओनर का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, टाइमलाइंस बहुत जरूरी होता है, पिक्चर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो क्या करेंगे जिसकी वजह से मेरा सैलून का नाम ऊपर दिखेगा, ये एक डिटेल्ड चैप्टर रहता है जहाँ पे हम बताते हैं कि आप कौन से पैरामीटर पे हिट करिए और क्या ट्रैकिंग करिए जिसकी वजह से आप स्पेंड कर सकते हैं इस पे, गूगल मार्केटिंग पे। एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है, ब्रांडिंग है और एड है। हमने बहुत देखा है कि कोई इन्फ्लुएंसर जाती है, सैलून में विजिट करती है, सर्विसेज डालती है, बता देती है। बट मैं कैसे टैप करूँ कि मेरे सैलून के लिए इन्फ्लुएंसर काम करेगा? क्या मैं वो बूस्ट ऐड डाल दूं जो मुझे इंस्टाग्राम पे दिखता है कि बूस्ट ऐड? हमने बूस्ट पे तो क्लिक कर दिया, हमने 5,000 की एड भी रन कर दी, लेकिन हमें लीड्स ही नहीं मिले। वो क्यों नहीं मिले? एक रीजन रहता है उसका, और वो हम कैसे करें जहाँ पे हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आए, इवेंचुअली हमारे पास वॉक-इन्स आए, जो हम जानेंगे।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एड्स से बहुत अलग चीज होती है ब्रांडिंग, जहां पे आपके सैलून का ब्रांड विजिबल होता है, जहां पे आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है जो हम डिटेल में बहुत ज्यादा आगे पढ़ते हैं। मुझे आपको बिकॉज इस वेबिनार में मुझे आपको दो इंटरेस्टिंग केस स्टडीज बतानी है इन द पास्ट जो हमने डील की है। मैं दो सैलून्स की बताऊंगी, दो अलग अलग पैरामीटर पे। कि एक है जहाँ पे सैलून में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है कस्टमर काउंट, जहाँ पे हमारे जितने कस्टमर्स हैं। सेकंड इज टिकट साइज। ये दो पैरामीटर में पूरा सैलून चलता है। टिकट साइज मतलब एवरेज स्पेंड एक कस्टमर जो हमारे सैलून पे करता है। कस्टमर काउंट मतलब नंबर ऑफ हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आए हैं। तो मैं एक केस बता रही हूँ कि कैसे हमने एक सैलून में एग्जिस्टिंग कस्टमर काउंट बढ़ाया। अभी ये वो केस है जहाँ पे वो सैलून 10 साल से ऑपरेशनल है, मतलब काफी ओल्ड सैलून है वहां पे उस एरिया में, एंड इतने साल से काफी अच्छा बिजनेस कर रहा था। जैसे वन ऑफ द पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, कि बहुत सारे सैलून उस एरिया में खुल गए। 10 साल पहले वहां पे कंपटीशन था नहीं, इवेंचुअली बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया। उसकी वजह से उनका जो कस्टमर बेस था, जो इतने साल से आ रहा था, उनको ऑप्शंस मिलने लग गए, तो वो चले गए दूसरे दूसरे सैलून्स में। हमें भी, हमारा भी वही चीज रहता है। अगर हम आज एक कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे कोई ऐड दिख गई कोई एक नई क्रीम की, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। या अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं लेकिन कोई ब्रांड का, दूसरे ब्रांड का दिखा सामने बहुत अच्छे से पोजीशन है, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये एक नॉर्मल मेंटालिटी होती है। उसके लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग करके चीज होती है। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये टैकल करके, वो सैलून जब उनका बिजनेस कम हो गया था, एग्जिस्टिंग कस्टमर काउंट, तो उनका बिजनेस 12 लाख पे आ गया था। फोर्थ मंथ उस सैलून का बिजनेस हमने 20 लाख पे लाया है। बट हमने वो कैसे लाया, हमने वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे कैच किया इन टर्म्स ऑफ 3 मंथ्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। मैं आपको हाइलाइटर्स एंड पॉइंटर्स में बताती हूँ। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेटअप किया। इन टर्म्स ऑफ हमने पूरा स्टडी किया पहले सॉफ्टवेयर, कि कस्टमर कितनी बार आता था, उनके प्रेफरेंसेस क्या थे, उनका परचेस हिस्ट्री क्या था। और वो करके हमने उनको पर्सनलाइज्ड ऑफर दी। सिंपल चीज, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई इंसान बॉल्ड हो तो उसको कंघी नहीं बेच सकते। तो इस सिंपल चीज इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई कस्टमर हमारे पास पेडिक्योर के लिए ही आता था, पेडिक्योर का बिजनेस, आई मीन नेल्स का बिजनेस के लिए आता था, तो हमने देखा कि उनका स्पेंड उस कैटेगरी में कितनी बार था, विजिट्स कितनी बार थे, और हमने उनको कैसे टारगेट किया। तो पेडिक्योर के साथ उनकी विजिट हमने इस तरह से बढ़ाई ताकि वो मैनिक्योर भी कर ले। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफर विजिट किया, बट जब तक वो, एंड हमने वो टारगेट किया, हमने रैंडम किसी को नहीं भेजा था। सो वही कस्टमर को टारगेट किया इन टर्म्स ऑफ पर्सनलाइज्ड ऑफर। सिंपल थिंग, जब भी आप ऑफर भेजते हो, जब भी आपके सैलून हमेशा व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे बना देते हो, बट आई थिंक आप सबको पता है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे जब आप मैसेज भेजते हो तो सबको वो जाता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसने आपका नंबर सेव नहीं किया। तो जो भी एक्टिविटी आप इतनी करते हो वो वेस्ट हो जाती है। तो वो कैसी करनी चाहिए आइडियली। सेकेंड थिंग, अगर मुझे कोई रैंडम मैसेज आता है या आपको कोई रैंडम मैसेज आता है जो सीधा प्रमोशनल ऑफर लेता है, कितनी बार ऐसा होता है कि आप वो देख लेते हो? बहुत ही रेयर होता है। अभी वही अगर एक पर्सनलाइज्ड हो, उस बंदे का नाम हो, उस क्लाइंट का नाम हो, तो थोड़ा ध्यान जाता है कि शायद से ये मेरे लिए ही कुछ है। तो वो एक अप्रोच हमने ट्राई किया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमाइंडर्स एंड फॉलो अप। जैसे हमें पता होता है कि कोई कोई सैलून की सर्विसेज जो एवरी मंथ होती है। सिंपल एग्जांपल जैसे रूट टच आप ले लो, हमें पता है कि 20-25 दिन के बाद उसका होता ही है सर्विस। तो ये रिमाइंडर्स एंड फॉलो अप की साइकिल हमने चालू की। जो हमारे इनएक्टिव क्लाइंट्स थे, जिन्होंने हमें कभी भी विजिट नहीं किया था, उनको हमने टारगेट किया इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग मोर टू आवर सैलून। उनकी नंबर ऑफ विजिट्स हमने बढ़ाई, उनको रिमाइंडर मैसेज देके उनको इंसेंटिवाइज करके। कौन से इंसेंटिव्स गए, किस हिसाब से स्पेंड इंसेंटिव्स गए, वो एक एनालाइजिंग में हमने आइडेंटिफाई किया था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसे मैंने आपको बताया था कि लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ही टारगेट, बहुत ही स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ विजिट्स, हिस्ट्री, सर्विस हमने डिजाइन किए थे। और जैसे कस्टमर्स आए फिर अंदर अपसेल एंड क्रॉससेल जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेडिक्योर की ऑफर दी, बट पेडिक्योर के साथ हमने मैनिक्योर अपसेल किया। तो इसकी वजह से
हमारी टिकट साइज बढ़ती गई। एंड डेफिनेटली सीजनल मार्केटिंग प्रमोशंस जो हमने सीजन के हिसाब से, नॉट अ ब्लैंकेट ऑफर, बहुत ही सीजन के हिसाब से। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे सैलून्स ये पैरामीटर मिस कर देते हैं, बर्थडेज एंड एनिवर्सरी, बिकॉज कभी डेटा ही नहीं रहता है। बट ये हमने टारगेट किया। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ब्रांड्स जो गोल्ड स्पेसिफिक होते हैं, मलाबार हो, तनिष हो, वो लोग डेटा लेते ही है। आपको एनिवर्सरी की ऑफर आएगी ही, आपको मैरिज बर्थडे का ऑफर आएगा ही। तो ये सैलून्स में नहीं होता, बिकॉज हमारे पास इतने कस्टमर्स आते हैं, हम डेटा ही कैप्चर नहीं करते। बट उसी टाइम, और इनफैक्ट वही टाइम होता है जहाँ पे कंज्यूमर जो बहुत ज्यादा सैलून नहीं जाता है फिर भी आता है, बिकॉज बर्थडे के दिन चलो मैं कुछ सर्विस तो कर ही लेती हूँ। तो वो टारगेटेड प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग आर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो इस हिसाब से हमने हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर काउंट है वो बढ़ाया। एंड ये सैलून में जो कस्टमर काउंट है वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ। रिपीट विजिट 25% बढ़ गई एंड 20% क्लाइंट रेट बढ़ गया था। हम इस सैलून का बिजनेस 12 लाख से 20 लाख हो गया था चौथे चौथे मंथ में। बट यस, ये स्ट्रैटेजी बताई की थी, बट एग्जीक्यूट टू द टी करके हमने उसको फॉलो अप किया। सेकंड मैं सैलून बताती हूँ कि हमने एक एक सैलून है, एक एरिया है जो आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो सैलून उसी एरिया में था जहाँ पे टर्नओवर होता था पॉपुलेशन का। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ क्राउड। जैसे एग्जांपल ले लो, मॉल सैलून, ये वैसा सैलून है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर काउंट ज्यादा नहीं रहता है, न्यू कस्टमर काउंट सबसे ज्यादा रहता है। एक तो पहली चीज है, हमने वो आइडेंटिफाई किया था। अगर आप जिस सैलून का वो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आप उसी पे बैठोगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। बट यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस सैलून का प्रॉब्लम क्या है, जो न्यू कस्टमर काउंट बोलता। अभी इसको हमने कैसे टारगेट किया इस सैलून को? फर्स्ट थिंग कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम नए कस्टमर्स बढ़ाएं। सेकेंड थिंग, हम हमारा ब्रांड का विजिबिलिटी और अवेयरनेस बढ़ाएं। और थर्ड थिंग, हमारे टेक्नोलॉजी को हम कैसे लेवरेज करें स्ट्रीमलाइन करने के लिए कस्टमर ऑपरेशन। तो ये हमने तीन पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए थे। इन तीन पैरामीटर के हिसाब से हमने अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स एक्टिवेट किए थे, जो मैंने आपको पहली पहली वाली स्लाइड में दिखाए थे। तीन मार्केटिंग चैनल थे, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड गूगल। बट उस पर इफेक्टिव स्पेंड किया था। उस इफेक्टिव स्पेंड की वजह से हमारा कस्टमर काउंट 150 टू 200 रेंज से बढ़ गया था। ऑलमोस्ट 50% ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर काउंट और न्यू कस्टमर काउंट मैच हो गया था। बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हमने कर लिया था। एंड इससे और एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई थी कि हमको 40% सोशल मीडिया ग्रोथ मिल गई थी, विच वॉज इम्पॉर्टेंट, जो हमें ब्रांडिंग के लिए यूजफुल रहे, हमारे विजिबिलिटी के लिए यूजफुल रहे। सो ये सारे प्रोग्राम्स हमने आइडेंटिफाई करके, हमने लेवरेज करके हमने हमारा इस सैलून का नया कस्टमर काउंट 150 से बढ़ाया था इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। अभी अब व्हाट इज द आउटपुट, आप क्या सीख सकते हो ये सैलून बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बिजनेस को, बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कैसे करो, उसको एक तरीके से कैसे लाओ कि अगर आप भी नहीं जा रहे हो उस सैलून में तो भी वो बिजनेस उसी हिसाब से हो, पैरामीटर से हो। बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपको आपका ब्रांड बढ़ाना है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, आप हर एक सैलून में एवरीडे नहीं बैठ सकते। तो आप आपके ऑपरेशंस कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सब चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाए। प्रॉफिटेबिलिटी खर्चे कम करके नहीं बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस एक्सपांड करके बढ़ाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सप्लायर मैनेजमेंट हम कैसे ठीक से करें। फिनेंशियल स्किल्स मैनेजमेंट, जैसे हमने आपको बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मेरा बजट एंड फिनेंशियल प्लानिंग सैलून में कितना इंपॉर्टेंट है और किस हिसाब से मैं ये कर सकती हूँ, ये हम टारगेट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक है जो सबका ही पिन पॉइंट रहता है कि नए कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करें, हम हमारे सैलून में नए कस्टमर्स कैसे लाएं। मैं इंस्टाग्राम में ऑफर तो डाल रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम में ऐड तो डाल रही हूँ, बट फिर भी मुझे कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो वो कैसे आए? एंड मेरा सैलून का ब्रांडिंग कैसे करूँ, किस जगह पे मैं उसको पोजिशन करूँ, मैं किस हिसाब से नए कस्टमर्स लाऊं। मैं गूगल पे ऐड डालूं या मैं इंस्टाग्राम पे ऐड डालूं, और अगर डालूं तो क्या डालूं? ये सारे पैरामीटर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट टैलेंट को कैसे हायर करें, किस हिसाब से हमारी हम पता करें कि कौन यूटिलाइजेशन में अच्छा है, कौन प्रोडक्टिविटी में अच्छा है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपका अगर कोई सैलून हो जहाँ पे दो हेयर ड्रेसर है,
हेयर ए एंड हेयर बी। हेयर ए आपका पूरे दिन बैक टू बैक अपॉइंटमेंट ले रहा है, लेकिन 8,000 का ही बिजनेस कर रहा है। वही जगह पे आपके पास हेयर बी है, जो दिन में 2 अपॉइंटमेंट कर रहा है, लेकिन 20,000 का बिजनेस कर रहा है। तो अभी हमारा कोर्स आपको वो एनेबल करेगा इन टर्म्स ऑफ कि ए को मैं कैसे एम्पावर करूँ कि वो 8,000 से 20,000 पे उतने टाइम में बिजनेस करे, और जो हेयर ड्रेसर बी है वो क्यों इतनी ज्यादा देर बिजी नहीं रह रहा, उसको मैं बिजी कैसे करूँ। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन, जो हम इन दोनों लोगों का कैसे बढ़ाए, जिसका एक एक पैरामीटर। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक खराब है और एक अच्छा है, हमें हर एक जन का एग्जैक्ट पैरामीटर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना है। सो ये सारा हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कवर करेंगे। एंड अट्रिशन कैसे कंट्रोल करें, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। फर्स्ट थिंग इज कि क्लाइंट को हम रिटेन कैसे करें, वही एग्जिस्टिंग हमारे पास कस्टमर वापस कैसे आए और क्यों आए, देयर आर टू आस्क, वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। थर्ड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हैंडलिंग कंप्लेन। ये बिजनेस ऐसा है कि इट इज नॉट कि हमने एक प्रोडक्ट बेचा है एंड वो कस्टमर लेकर चला गया, यहाँ पे हम एक सर्विस दे रहे हैं। तो ये बहुत ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड बिजनेस है। जो चीज मुझे अच्छी लगी हो वो आपको अच्छी नहीं लग सकती, या जी पर्सन को अच्छी नहीं लग सकती है। तो वो हम आइडेंटिफाई गैप करके कंप्लेन हमारी सलोन की कैसे कम करें, वो आइडेंटिफाई करते हैं इस पैरामीटर में और इस सलोन कोर्स में। सिक्स इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितने कैसे कम टाइम में हम एफिशिएंटली बिजनेस मैनेज करें, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ स्टाफ, जो हम एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि कितना स्टाफ कौन से टाइम में कितनी सर्विसेज कर सकता है, और उस हिसाब से हम उसका कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं, वो हम इस सलोन बिजनेस में आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड, हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिजनेस का स्केलेबिलिटी, सक्सेस, अडेप्टेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटलेट, एक ब्रांड से दूसरा, या कोई एस्पायरिंग इंडिविजुअल हो और जिसको खुद का सलून खोलना है, तो वो कैसे कर सकता है सर्टन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डाल के, ये हम इस कोर्स में आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके बाद आई वुड मैं किसी के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो आई ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लीज। Yes, great, great. Thank you so much, Dr. Vijay ma'am. It was very wonderful presentation. बहुत आपने इंसाइट्स दिए, एट द सेम टाइम आपने कुछ केस स्टडीज जो बताया कि कैसे आपने बिजनेस बढ़ाया, हेल्प किया है, दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल। एंड आई थिंक ऐसे टॉपिक पे कंटेंट ही नहीं है, मतलब ऐसे टॉपिक पे अवेयरनेस ही नहीं है। सो बहुत अच्छा लगा आपका आज का ये प्रेजेंटेशन। सैलून में स्पा ऐड कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस, जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था कि वेलनेस इंटीग्रेशन, वन स्टॉप सोल्यूशन, तो क्लिनिक ही नहीं, आप स्पा भी ऐड कर सकते हो उसको, ताकि वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एरिया में वो चल सकता है क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो मतलब किसी को स्पा अगर कोई डाले तो स्पा कैन बी ऑल इंटीग्रेटेड, मतलब आप हेयर कट एब्सोल्युटली, हो, इट कैन बी ऑल एडिशनल सर्विसेज एज वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगला क्वेश्चन है कि मैम इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स कितने हैं? ओके, अगर आप प्रोडक्ट रिटेल, जो सलोन से आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जिसका मैंने कंट्रीब्यूशन 20% बोला था, उसमें आपको 25 to 40% का मार्जिन रहता है, रिटेल प्रोडक्ट अगर आप अपने सलोन से ही सेल करोगे तो। एंड ओवरऑल सर्विस में आपका 35 to 40% मार्जिन रहता है। सैलून शुरू करने के लिए बार्बर होना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं। अगर आप बहुत सारे जैसे ये ब्रांडेड सलोन्स की बात कर लो, तो ओनर्स जो सलोन के हैं, ना वो हेयर स्टाइलिस्ट है, ना वो ब्यूटिशियन है, वो एंटरप्रेन्योर्स है जो बिजनेस को पैशनेटली समझते हैं, एंड इसकी वजह से ये बिजनेस हो रहा है। बट डेफिनेटली एक बार वो सलोन बिजनेस आप खोलते हो, आपको जानना जरूरी है कि हेयर कलर का प्रोडक्ट कितना यूज होता है, हेयर स्पा में क्रीम कितनी यूज होती है, वो जो भी हमारा बिजनेस है वो हमें उसकी इंटीग्रिटी जानना जरूरी है। नेसेसरी नहीं है कि मुझे कलर आना चाहिए, अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे तो नहीं आता है, बट मुझे ये पता है कि टेक्निकल ग्लिचेस कहाँ पे हो सकते हैं। तो वो एक इंडस्ट्री की जान, जितनी हमारी बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लोकेशन कैसे चूज करें और स्टाफ को कैसे हायर करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सलोन में ये चीज होती है कि फर्स्ट थिंग इज विजिबिलिटी, कि आते जाते लोगों को हमारा सलोन दिखे। तो इसके लिए हमेशा प्रिफर्ड रहता है कि सलोन आई लेवल लेंथ पे उसका ब्रांडिंग दिखे। तो वो आई लेवल की ब्रांडिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे ही दिखती है। आई लेवल ब्रांडिंग, आते जाते गाड़ी से जाए, चल के हुए जाए, तो आई लेवल।
तो फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन लोकेशन इज ऑलवेज ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड पैरामीटर इज डेंस पॉपुलेशन, मतलब उस सलोन के आजू बाजू 10,000 फ्लैट या 10,000 घर होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे सलोन के अंदर वहां से क्राउड आता है। थर्ड थिंग, वो एरिया उस हिसाब से होना चाहिए जहाँ पे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सुपरमार्केट, तीन चीज होती है, बिकॉज ये तीन चीजें होती हैं जहाँ पे हमेशा और हमेशा लोग आते आते जाते रहते हैं। तो स्पेशली सुपरमार्केट, स्कूल्स, कॉफी शॉप्स, ये सारी चीजें होती है जहाँ पे हमारा सलोन होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कंपटीशन। ए सलोन है, इसके लिए मैं उसी सलोन के एरिया में जा रही हूँ, ये नहीं होता है हमेशा, बिकॉज आपके सलोन का यूनिक पॉइंट क्या है वो आइडेंटिफाई करके आप वहां पे जा सकते हो। बट एक यस, मेजर एंड अगला स्टडी रहती है क्वेश्चन जहाँ पे था। हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स। यस, सॉरी। ग्रेट, एंड वही और एक क्वेश्चन उनका ही था कि स्टाफ को कैसे हायर कर रहे हैं। ओके। अभी बहुत सारे चैनल्स रहते हैं जहाँ से हम स्टाफ को हायर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है कि आप कौन से कैलिबर का स्टाफ हायर करते हो। हम सीनियर से लेकर, जूनियर से लेकर ट्रेनी हायर करते हैं। ये तीनों स्लैब में हम हायर करते हैं। ट्रेनी आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। मिड लेवल जो स्टाइलिस्ट रहते हैं, जो मिड लेवल स्टाइलिस्ट रहते हैं, वो आपको अप्लाई करते हैं डिफरेंट पोर्टल से। फेसबुक मार्केटिंग हो गया, बिकॉज आपको वो नौकरी और उस पे नहीं मिलेंगे, उसमें नहीं, फेसबुक मार्केटिंग रहता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं जहाँ से आपको स्टाफ हायर रहता है। सेकेंड इज रेफरल्स, और इससे आपको स्टाफ आइडेंटिफाई होता है। राइट। अगला है कि मैम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का क्या रोल होता है एक सैलून में। ओके। अभी जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है, जो हमारे सलोन का रहता है, वो 20% ऑफ द बिजनेस होना चाहिए आइडियली। मतलब अगर आपने 10 लाख का सलोन का बिजनेस किया है तो 2 लाख आपका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। तो ये पैरामीटर आपके सलोन का बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक रीसेंट जर्नल, जो हेयर जर्नल है ग्लोबली जो प्रेजेंट की जाती है, उसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि कंज्यूमर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब उनका स्टाइलिस्ट या टेक्नीशियन उनको बताती है, एज कंपेयर टू जो खुद जाके ई कॉम से खरीदते हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स तो 200% रिकमेंडेशन से ही खरीदते हैं। बहुत रेयर परसेंटेज है जो शैम्पू या कंडीशनर या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो जो अलग खुद से खरीद सकते हैं। बट ये खरीदने का काम जनरली सलोन से होता है। यस, ओके, थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन है कि मैम जावेद हबीब जैसे ब्रांड कैसे बने। जावेद हबीब जैसे ब्रांड कैसे बने? ओके। अगर मैं जावेद हबीब की हिस्ट्री पे जाऊं, तो जावेद हबीब जी के जो फादर थे, वो बार्बर थे। उनका बहुत ज्यादा पैशन था ये सलोन में, इंडस्ट्री में काम करने का। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो जनरेशन से करते आ रहे हैं, तो वो जावेद हबीब जी ने पैशन उठाया था। बट जावेद हबीब जी का बिजनेस पे इंक्लिनेशन था। तो उन्होंने जो इनिशियल सैलून सेटअप किए वो अपने ब्रांड कैलिबर बराबर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से सेट किए। फिर उन्होंने सोचा एक्सपांड करना है तो फ्रेंचाइजी इज द की। तो उन्होंने मार्केट का पल्स आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कैटेगरी में उनको स्पेंड करना है। अगर आप वही देखोगे जावेद हबीब जैसे सैलून, एक्सप्रेसो है जहाँ पे 99 में हेयर कट होता है, एंड उनका एलिट सैलून भी है जहाँ पे 1,000 रुपए में भी हेयर कट होता है। तो उन्होंने बराबर आइडेंटिफाई करके पोजीशंस कर दिए थे सैलून्स अपने। तो इसकी वजह से वो ब्रांड बड़ा हो गया। एंड फ्रेंचाइजी, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स ओपन किए। अगले कि मैम वुमन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इज इट अ सैलून या कोई ब्यूटिशियन कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वुमन के। ओके। नाउ अगर एक वुमेन की बात करें हम, तो बहुत सारे अलग स्पेसिफिक दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आप खुद का एक्सक्लूसिव स्टूडियो खोल सकते हो अगर आपको अच्छे लेवल पे करना है, जहाँ पे आप एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट्स देते हो, जो डिजाइन की है, जो आपके स्पेसिफिक हैंड स्किल्स होते हैं। तो एक आपका वो ब्रांड बन जाता है। सेकेंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में बहुत सारे लोग हैं जिनको घर पे बैठे बैठे फ्री एट रिलैक्स अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस के हिसाब से सर्विस चाहिए होती है। जाना नहीं है, पार्किंग नहीं करना है। तो उस हिसाब से आप आपके होम सर्विसेज ब्रांड कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसी एग्जांपल में जैसे आप बोलोगे कि अर्बन कंपनी तो ऑलरेडी है, बट बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने खुद का पोर्टल चालू किया है। पूना जैसे शहर में एक पोर्टल है जिसे यस मैडम करके है, तो उन्होंने खुद का चालू किया है एंड वो उसी हिसाब से रन कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल ड्रिवन बिजनेस भी ये बन सकता है। जो प्रोग्राम है हमने जो डिजाइन किया है इसमें,
सैलून एंड कॉस्मेटोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट। सो इसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। अगर आपको स्पा शुरू करना है, आपको फ्रीलांसिंग करना है, आपको सारी चीजें इसमें हम कवर कर रहे हैं इस कोर्स में। इट्स अ 4 वीक्स प्रोग्राम। इस 4 वीक्स में हम आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के केस स्टडीज भी गाइड करेंगे, आपको सेल्स कैसे इंप्रूव करना है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कैसे बेचना है। ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड कोर्स है, मतलब ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम इसके पहले डिजाइन नहीं हुआ था, बट ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड कोर्स हम ये लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। एंड एक आपका इस प्रोग्राम में पूरे इंडिया से लोग जुड़ने वाले हैं। तो 4 वीक्स प्रोग्राम एंड एवरी डे डेली थ्री, एवरी वीक 3 सेशंस हो गए, 3 मास्टर क्लासेस हो गए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरी डे इवनिंग 3 मास्टर क्लासेस इस कोर्स में होने वाले हैं। चीज में ये कोर्स का बेनिफिट बोलना चाहूंगी। जो एस्पायरिंग ब्यूटिशियंस है, हेयर ड्रेसर्स है, नेल टेक्नीशियंस है, तो इस कोर्स का और एक बेनिफिट हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा है कि सैलून में एक सैलून मैनेजर रहता है, और इवेंचुअली वो सैलून मैनेजर इसी इंडस्ट्री से ग्रो होकर आता है। तो ये कोर्स उनको एनेबल भी करेगा एक मैनेजर लेवल की पोजीशन में जाने के लिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज इस कोर्स का ये बेनिफिट होता है कि ये कोर्स करने के बाद जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग उनको होती है, जो डायनामिक्स ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग और सीख मिलती है, उससे ये डेफिनेटली सैलून मैनेजर्स के लिए बहुत सारे सैलून्स में अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर अ सैलून मैनेजर पोजीशन एज वेल। बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में यही चाहते हैं कि लोगों ने ये कोर्स किया हो जिनको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हम उनको सैलून मैनेजर की पोजीशन दें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर एंड ग्रोथ फैक्टर। So with this, I think thank you so much, Vijay ma'am, for wonderful थैंक यू guidance. सो मच।